हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। स्टेट्स पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने अभी तक स्टेट्स के बारे में बात की थी, उसके यूज देखे थे, उसका ओरिजिन देखा था और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशंस वगैरह देखी थी। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो स्टेट्स देखे हैं, तो स्टेट्स का इस्तेमाल बिजनेस के अंदर कहाँ कहाँ होता है। जाहिर सी बात है, बिजनेस के अंदर क्या है, बिजनेस यूँ देखें तो एक तरीके से डिसीजन मेकिंग है। बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, उधार लें या कैश में खरीदें, या जो भी जिस तरीके से भी बहुत सारे जो डिसीजन होते हैं वो हमें डिसीजन लेने होते हैं। और डिसीजन जो है वो आपके किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, आपके डाटा के ऊपर, कि भाई जो आपके पास डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से। जैसे मुझे डिसीजन लेना है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मैं करूं या नहीं करूं, तो मुझे देखना होगा फर्स्ट ग्रेड की सिलेबस क्या है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पीछे वाले अटेम्प्ट के अंदर कितने लोगों ने दिया था, कितने और क्या कट ऑफ रही थी, और क्या ये जो सिलेबस है इसके हिसाब से मैं कट ऑफ क्रैक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके से बहुत सारे डाटा रिक्वायर्ड रहते हैं। बिजनेस में भी बहुत सारे इस तरीके से डिसीजन लेने होते हैं, जो वहाँ पर क्या करना होता है, डाटा चाहिए होते हैं, वहाँ पर स्ट्रेस जो आपको मदद करता है। और जैसे आपने बीकॉम के अंदर भी फाइनल ईयर के अंदर पढ़ा होगा, ओआर पढ़ा होगा, या फिर सीए जब करते हैं तो सीए फाइनल के अंदर ओआर पढ़ा होगा, जिसके अंदर चैप्टर होते हैं सिंप्लेक्स और ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, जो लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह। ये क्या है, एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स है, या फिर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ये इस तरीके का चैप्टर आप देखते हैं। क्या होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, कि भाई जैसे अपना काम पेन बनाने का है, तो पेन का पॉइंट जैसे 0.06 जो है वो होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इससे अगर ज़्यादा होगा तो भी खराब है, इससे कम होगा तो भी खराब है। तो जो भी पेन बनेगी उनके हम क्या करेंगे, सारों के डाटा कलेक्ट करेंगे और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की मदद से हम एक टॉलरेबल लेवल तय कर लेते हैं कि भाई इससे 5% ऊपर की साइड, 5% नीचे की साइड होगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज़्यादा अगर ऊपर या नीचे जाता है तो उस केस के अंदर हमें नोटिस मिलना चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो इसमें हमें कौन मदद करता है, स्टेट्स मदद करता है, और बहुत सारी जगह करता है। जैसे हमें कहीं इन्वेस्ट करना है तो दो कंपनी है, ए है बी है, एक का रिटर्न दे रखा है, बी का रिटर्न दे रखा है, ए का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, बी का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। रिटर्न जो है वो आपके दे रखे हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रिस्क को मेजर करता है। आगे हम जब डिस्पर्सन पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि वो किस तरीके से रिस्क को मेजर करता है। तो ये जो है, ये स्टेट्स के डाटा जो है वो इस्तेमाल करके आप जो है वो क्या कर रहे हैं, स्टेट्स की मदद से आप क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। या फिर बजट बनाने में, या बिजनेस फोरकास्टिंग के अंदर, बिजनेस भी एक तरीके से फोरकास्टिंग है। भाई आप अंदाजा लगा रहे हैं कि मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बिजनेस आगे जाके ग्रोथ करेगा। तो ये कैसे आपने फोरकास्ट किया, तो उसमें आपको स्टेट्स मदद करेगा, हाइपोथेसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह सारा कुछ इसके अंदर आता है। जब आप पूरा स्टेट्स पढ़ लेंगे उसके बाद में ये सारे अल्टीमेटली चैप्टर के नाम है जो आपके स्टेट्स के अंदर नॉर्मली आते हैं। क्लियर? लॉ ऑफ स्टेट्स, ये ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। स्टेट्स के अंदर कुछ नियम जो है वो रहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वैसा वैसा स्टेट्स के कुछ लॉ है। ये 3 लॉ है, और तीनों लॉ जो है वो ध्यान समझिएगा। पहला लॉ है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या है? इफ ए सैंपल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम पॉपुलेशन, इट इज लाइकली टू possess द कैरेक्टरिस्टिक्स एज दैट ऑफ पॉपुलेशन। मान लीजिए हम जो है वो इंडिया के जो भी मेल है उनके फूड हैबिट जो है वो चेक करना चाहते हैं, कि भाई 16 की एज के बाद से लेके उनकी फूड हैबिट के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो जनसंख्या में तो अपन पीछे है ही नहीं, बहुत सारी जनसंख्या है, तो सारों के डाटा कलेक्ट करेंगे क्या? नहीं। समझ पा रहे? बस सारों के डाटा कलेक्ट करेंगे क्या? क्या पूरे भारत के अंदर जितने लोग हैं, जो भी 16 साल से उम्र से ज़्यादा है, क्या हम सबके डाटा कलेक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ जो है वो उनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उनको चेक करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग। कि भाई ये पूरा यूनिवर्स है, मतलब पूरे डाटा को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स। उनको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स।
अब पूरे को क्योंकि चेक करना पॉसिबल नहीं होता है तो इसमें से हम क्या करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं। जैसे एक यहाँ से बंदा ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, पूरे भारत में से अलग अलग जगह से कुछ बंदे सेलेक्ट करके हमने मान लीजिए 1000 बंदे जो है वो सेलेक्ट किए और 1000 जो है उनसे हमने डाटा कलेक्ट किया। तो हम 1000 का एनालिसिस कर रहे हैं और उसके हिसाब से निर्णय किसका दे रहे हैं, पूरे भारत का। समझ पा रहे हैं बात? 1000 लोगों के फूड हैबिट चेक करके हम पूरे भारत का जो है वो भारत के लोगों का निर्णय दे रहे हैं। लाइक आपने भी कई बार सुना होगा कि भाई जैसे जो मेल है उनसे फीमेल की एज जो वो ज़्यादा रहती है। अब हर किसी के डाटा नहीं करते, वो सैंपल बेसिस पे डाटा कलेक्ट करके वो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, या हैप्पीनेस वगैरह चेक करते हैं। तो ये जो भी होता है उसके अंदर सारों के ऊपर सारों से जाके बात करना पॉसिबल नहीं होता। या फिर जैसे कि इलेक्शन हुआ, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, हमें लगता है कि यार हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं, मैंने किसको वोट दिया, फिर ये कैसे बता रहे हैं कि सीटें इतनी बीजेपी की निकलेगी इतनी कांग्रेस की निकलेगी। तो वो क्या करते हैं, सिंपल बेसिस पे कि एक जगह से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, दूसरी जगह से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया और उनके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। 100% करेक्ट वो भी सही नहीं है, लेकिन स्टेट जो वो क्या कहता है कि भाई एक्यूरेसी विथ रीजनेबल एक्यूरेसी देनी चाहिए और रीजनेबल एक्यूरेसी के लिए काम करते हैं। तो ये क्या कहता है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, ये कहता है कि अगर यूनिवर्स में से हमने एक सैंपल सेलेक्ट किया, ये सैंपल सेलेक्ट किया, इफ सैंपल इज टेकन एट रैंडम, ये सैंपल लेना कैसे, रैंडम, रैंडम मतलब तुक्का मार के, ऐसा नहीं है कि भाई आपने फिक्स तय करके रखा है, नहीं रैंडम। अब जैसे एक इसको उठा लिया, एक इसको उठा लिया, यूं बैठे बैठे इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, क्लियर, रैंडम सैम्पलिंग ली। और फिर उसके बाद में आप ये मानेंगे, अब जो ये 1000 पे आप जो भी कैलकुलेशन करके जो भी आप निकालेंगे निर्णय, फिर आप ये नहीं मानेंगे कि ये जो 1000 है इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो पॉपुलेशन पूरी की चेक करते तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग आते। मान लीजिए आपने इन 1000 के एनालिसिस के बाद में आपने चेक किया और पता किया कि भाई 16 से एज जो ज़्यादा है उन लोगों का फास्ट फूड के प्रति रुझान बढ़ जाता है। अब ये इनके 1000 के रुझान के हिसाब से है, तो आप ये मानेंगे कि ये जो 1000 जो है ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि अगर इन 1000 के अंदर फास्ट फूड के प्रति इनका अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब पूरा यूनिवर्स जो है, मतलब पूरे जो सारे लोग हैं उनके अंदर फास्ट फूड का जो है वो रुझान ज़्यादा है। लॉजिकल भी है, जरूरी भी है ये, क्योंकि आप पूरों को चेक कर नहीं सकते, इस वजह से सैंपल लेना जरूरी। और अगर आप ये मानते हैं कि भाई सैंपल जो लिया उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है और यूनिवर्स के लिए अलग है, तब फिर स्ट्रेस कैलकुलेट करने का मतलब ही क्या। भाई आपने जो 1000 लिए उनका निकला कि वो फास्ट फूड के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट है, और फिर आप ये मानते हैं कि नहीं यार पूरे सबको चेक करते तो फिर कुछ अलग आता, तो फिर इस 1000 को लेके ये इतनी माथाफोड़ी करने की जरूरत ही क्या है। तो स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहते हैं कि अगर हम सैंपल लें और सैंपल से डाटा कलेक्ट करें, जो निष्कर्ष निकालेंगे तो हम ये मानेंगे कि इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे यूनिवर्स के अंदर भी है। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, as the sample size increases the result tend to be more reliable and accurate। समझिएगा ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि अगर हम बाकी सारी चीज़ों को मान लें कि साइलेंट है, तो उस केस के अंदर जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगी वैसे वैसे आपके डाटा, आपके जो रिजल्ट है वो और ज़्यादा करेक्ट होते जाएंगे। समझिएगा कैसे, मान लीजिए टोटल जो है वो 5000 लोग हैं और इन 5000 पे आपको एनालिसिस करके बताना है, कुछ रिसर्च कर रहे हैं 5000 लोगों पे आपको पूरा रिसर्च करना था, लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम और एफर्ट वगैरह, फाइनेंशियल सिचुएशन वगैरह सब कुछ जो है वो लिमिटेड थे, तो आपने क्या किया, इसमें से 500 लोगों का सैंपल लिया और आपने रिजल्ट निकाला। क्लियर है। मान लीजिए IQ लेवल ही चेक कर रहे हैं और आपका IQ लेवल इनके हिसाब से आया 4% आया, मान लीजिए कितना आ रहा है, 4% आ रहा है। अब अगर यहीं पर 500 की जगह सैंपल साइज अगर 600 रखते हैं और उसका रिजल्ट चेक करते हैं और 700 लेकर अगर रिजल्ट चेक करते हैं, अगर एक्चुअल 5000 पूरों का चेक करते मान लीजिए तो आता है 7%। तो ये कहता है कि जैसे जैसे सैंपल साइज बड़ा होगे वैसे वैसे जो रियल रिजल्ट है उसके आप नज़दीक जाते जाओगे। मतलब जैसे 700 का आपने किया तो मान लीजिए आपका ये कितना आ रहा है,
5%। मान लीजिए आप यहीं पर 3,000 का करते तो ये मान लीजिए 6% आता, और मान लीजिए पूरे 5,000 का करते तो ये 7%। अब सीधी सी बात है, लॉजिकल भी है कि भाई सैंपल साइज जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे ज़्यादा डाटा कलेक्ट होंगे, और अगर पूरा यूनिवर्स ले लेंगे तो सारे जो है वो डाटा कलेक्ट होंगे, तो सारे डाटा कलेक्ट होंगे तो 100% श्योर रिजल्ट आएगा। तो जैसे जैसे सैंपल जितना छोटा रखेंगे उतना आपका क्या होगा, रिजल्ट इनएक्यूरेट होगा, और जितना सैंपल साइज बढ़ेगा उतना आप जो है वो करेक्ट होते जाएंगे। मान लीजिए एक 30 स्टूडेंट की एक क्लास है, उसमें से आपने एक स्टूडेंट के नंबर देखे और उसके हिसाब से कहा कि पूरी क्लास इंटेलिजेंट है या कमजोर है, वो आपने पूरा एक स्टूडेंट के नंबर पे देखा, ये रिजल्ट आपका हो गया। और एक आपने 10 स्टूडेंट के जो मार्क्स थे उनका एवरेज लिया और फिर आपने एनालिसिस करके कहा कि ये क्लास कैसी है। एक आपने 20 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो उनका एनालिसिस करके कहा कि क्लास कैसी है, और एक पूरे 30 स्टूडेंट का एनालिसिस करके फिर कहा कि क्लास कैसी है। आप खुद ही सोच के बताइए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ के, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट का आप एनालिसिस करके आप कंक्लूजन निकालेंगे, क्या आपके रिजल्ट और ज़्यादा करेक्ट होंगे या नहीं होंगे? जाहिर सी बात है सर, होंगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है, ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। और थर्ड लॉ जो है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम, बहुत ही गहरा और बहुत ही अच्छा जो है, और जो स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है वो ये है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और ये रियल लाइफ के अंदर भी होता है एक्चुअल के अंदर। मान लीजिए अगर हम इंडिया की इनकम की बात करें, अगर मान लीजिए इंडिया में इनकम की बात करें, क्लियर है, बहुत पैसे वाले लोग कितने हैं सर? होंगे कोई 5% लगभग, ठीक है। बहुत ज़्यादा गरीब कितने हैं? वो भी कितने होंगे, 5-10% होंगे। सबसे ज़्यादा कौन है? मिडिल क्लास, कॉमन मैन, क्लियर है। एक आपने एग्जाम लिया, जैसे कोई भी एग्जाम लिया, उस एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हाई नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने होंगे? बहुत कम होंगे। एक्सेप्शनली बहुत कम नंबर लाने वाले कितने होंगे? बहुत कम होंगे। कि भाई जैसे जिन्होंने 500 का टेस्ट था उसमें से 0 या 10 20 30 ऐसे लेके आए, वो कितने होंगे? वो भी कम होंगे। 500 में से 450 उससे ऊपर लाने वाले कितने होंगे? बहुत कम होंगे। लेकिन एवरेज बीच वाले जो नंबर है उनको लाने वाले कितने होंगे? वो बहुत ज़्यादा होंगे। समझ पा रहे बात कि भाई एवरेज वाले जो है वो सबसे ज़्यादा कैटेगरी रहती है। समझ पा रहे बात, जो कि जैसे अपन मार्क्स के मामले में जैसे हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रहेगा वो किनका रहेगा? जो एवरेज वाले। क्लियर है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप कोई भी एनालिसिस करेंगे तो उस एनालिसिस के अंदर सबसे ज़्यादा जो होंगे वो कहाँ होंगे? एवरेज में होंगे, बीच में होंगे। अब ये 100% बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होता, हो सकता है ये इस तरीके का भी डायग्राम बने कि भाई थोड़ा सा इस साइड के अंदर घुमा हुआ हो, या ये इस साइड के अंदर घुमा हुआ हो, इस तरीके का भी हो सकता है, जो कि आगे आप स्क्यूनेस वगैरह के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। लेकिन नॉर्मली ये जो है लिमिट ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो कहाँ होंगे, या सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ रहते हैं? बीच के अंदर रहते हैं। क्लियर है। इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल लिमिट थ्योरम। जैसे कि समझिएगा, इसे हम और क्या कहते हैं, ये जो कर्व बनता है इस कर्व का नाम होता है बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप कर्व, क्लियर। या फिर इसे आप क्या कहते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कि नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरीके का होगा। नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके का होगा? इस तरीके का होगा। समझिएगा, इसके बहुत यूज है, और इसमें आप टाइम इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि कई चैप्टर जो है वो सिर्फ इसी सेंट्रल लिमिट थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, जिनके ऊपर बात करते हैं। देखो, मान लीजिए ये जो कंपनी है, एक कंपनी है, इस कंपनी में फर्स्ट ईयर 8% कमाई की, सेकेंड ईयर 10% कमाई की, थर्ड ईयर
12% कमाई की। क्लियर है? तो इनका अगर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज हमने 5th 6th के अंदर पढ़ रखा है, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, मतलब कि सबका टोटल करके डिवाइड कर दो, कितने नंबर है, तो कितना आ रहा है 8 + 10 + 12, कितना हो गया डिवाइड बाय 3, ये कितना आ गया 30 डिवाइडेड बाय 3, तो 10%। एवरेज हम कितना कमाएंगे, मान लीजिए कंपनी है उसकी अर्निंग है 8%, 10% और 12%। पहले साल उन्होंने 8% कमाए, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 12%, तो वो कितना कमाएंगे एवरेज 10% जो वो कमाएंगे। ये हमने एवरेज कैलकुलेट किया, सिंपल मीन कैलकुलेट किया। क्लियर? अब अगर हमें इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होता तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपको नहीं आता स्टैंडर्ड डेविएशन, आप मान लीजिएगा कि हाँ ऐसा होता है 8, 10 और 12, इसमें से हम क्या करते हैं x माइनस एक्स बार, जो भी आपका एवरेज है वो लेस कर देते हैं। 8 माइनस 10, 10 माइनस 10, 12 माइनस 10, फिर हम क्या करते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 0 और 4, ये हो गया 8। ये हो गया आपका वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो जो सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का जो टोटल है उसको अगर अंडर रूट कर देते हैं तो ये आ जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 8 का अंडर रूट कितना हो गया 2.82। अब देखिएगा ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम आगे क्या बताता है, ये बताता है कि देखो अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी कि भाई सबसे ज्यादा चांस क्या है कि कितना कमाएंगे 10% कमाएंगे, क्योंकि हमारा एवरेज जो वो कितना बैठ रहा है 10%। हमने कहा क्या आप 100% गारंटी लेते हैं कि 10% कमाएंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज है वो आप पढ़िए तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। हमने कहा पढ़ तो रहे हैं, बता ही दीजिए वो भी क्या है। तो उन्होंने कहा देखो इस 10% से एक स्टैंडर्ड डेविएशन इधर आ जाइए और एक स्टैंडर्ड डेविएशन इधर आ जाइए। हमने कहा कि ठीक है, मतलब क्या कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कितना है 2.82% आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने कहा, तो उन्होंने कहा 10 में से 2.82 हटा दो। हमने कहा ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 7.18 और ये जोड़ दो तो ये हो गया 12.82। हमने कहा इसका क्या मतलब? इन्होंने कहा देखो इसकी एक वैल्यू होती है। हमने कहा क्या होती है? तो इन्होंने कहा कि ये यहाँ से कर लो और ये यहाँ से कर लो, और ये जो एरिया है ये एरिया कितना है 34.1 ये है और 34.1 ये है, मतलब ये टोटल एरिया कितना हो गया 68.2। मतलब क्या हुआ? ये कहना चाह रहा है कि 7.18 से लेके 12.82 तक कमाएंगे, इसके चांस कितने 68.2%। क्लियर? हमने कहा ठीक है। हमने कहा कि अगर दो स्टैंडर्ड डेविएशन इधर चले आते हैं और दो स्टैंडर्ड डेविएशन इधर चले आते हैं, उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा कि दो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 10 माइनस 2.82 माइनस 2.82 दो बार कर देते हैं, ये 4.36, और इधर दो बार आ जाते हैं तो 2.82 इंटू 2 प्लस 10 ये कितना हो गया 15.64 सॉरी। तो ये क्या कहता है कि 4.36 से लेके 15.64 तक ये एरिया कितना कवर कर लेगा? ये 13.6 और 13.6 और जोड़ दो तो टोटल कितना हो गया 95.4%। तो इसका मतलब क्या है कि 95.4% चांस है कि आपका रिटर्न 4.36 से लेके 15.64 के बीच में होगा। 68.2% चांस है कि आपका रिटर्न 7.18
18 से लेकर 12.82 के बीच में होगा। या फिर कोई ये पूछे कि भाई 7.18 से लेके 10% के बीच हमारा रिटर्न होगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी कितनी होगी 34.1%। ये सारी बातें कौन बताता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सर आप कह रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये जो कर्व बनता है, ये कर्व जैसे एक कर्व इस तरीके का बन गया, एक कर्व इस तरीके का बन गया, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी बेकार है, एक इस तरीके का बन गया। अभी तीनों में ही देखोगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम बात प्रूव कर रहा है क्या, कि हाँ भाई सबसे ज्यादा वेट जो वो यहाँ पर है, यहाँ भी सबसे ज्यादा वेट यहाँ पर है, यहाँ भी सबसे ज्यादा वेट बीच में है और साइड के अंदर कम है। ये सेम बातें तीनों कह रहे हैं, लेकिन ये आपको पता चल रहा होगा ये चौड़ा ज्यादा है और ऊपर कम गया हुआ है, ये नॉर्मल चौड़ा है और नॉर्मली हाइट ली है, और इसने जो है वो चौड़ाई कम ली और हाइट ज्यादा ली है। इनका भी, इन तीनों डायग्राम का भी एनालिसिस होता है। तो ये डायग्राम का एनालिसिस जो है ये किसके ऊपर बेस्ड हो गया, बेस्ड हो गया अपने इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम इन शॉर्ट अगर हम कहें तो क्या है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहती है कि भाई सबसे ज्यादा जो आपकी ग्रेविटी होगी या सबसे ज्यादा जो अमाउंट होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर के अंदर, बीच के अंदर। और जैसे जैसे इससे इस साइड में जाओगे या इससे इस साइड में जाओगे, इससे लेफ्ट साइड में जाओगे या इससे राइट साइड के अंदर जाओगे, दोनों ही केस के अंदर धीरे 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 कम होगा। अगर इस कर्व के अंदर ये इस तरीके से होने लग गया, एक साइड के अंदर झुकने लग गया, तो उसका भी एनालिसिस होगा, चाहे इस साइड के अंदर झुक रहा है और चाहे इस साइड के अंदर झुक रहा है, तो इसका भी क्या होगा, एनालिसिस। इस साइड झुक रहा है मतलब क्या हुआ कि भाई राइट साइड के अंदर ज्यादा होने लग गया और या लेफ्ट साइड के अंदर ज्यादा होने लग गया, तो इनका भी क्या होता है, एनालिसिस होता है। तो ये भी आगे अलग अलग चैप्टर है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड या सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ पर होगी, बीच में होगी। क्लियर। और नॉर्मली यही होता है कि भाई जैसे आप चेक कर लीजिएगा कि 500 नंबर का टेस्ट था मान लीजिए, तो इसमें मान लीजिए सबसे टॉपर के जो नंबर थे वो मान लीजिए 480 थे, तो देखिएगा 480 से धीरे धीरे कम होते होते जैसे 400 कट ऑफ रही थी, तो इस 400 से लेके इधर के मान लीजिए 480 तक, अगर जैसे आपके कुछ स्टूडेंट है तो ये कट ऑफ से जस्ट नीचे के अगर देख लोगे, जैसे 350 से 400 के, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर बैठे होंगे। क्लियर है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर बैठे होंगे। एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होता है आप पूछ लीजिएगा, अगर आपको भरोसा ना हो तो 100 स्टूडेंट जो नहीं हुए उनको पूछ लीजिएगा, तो उन 100 में से 80 to 90 कहेंगे कि मैं बस इतू सा बचा, बाकी तो मैं सेलेक्ट था, मैं सिर्फ इतू सा बचा। क्लियर, समझ पा रहे हैं? जैसे आम भाषा के अंदर बेवकूफ कहना भी सही है, क्योंकि थोड़ी बहुत मेहनत ज्यादा कर लेता भाई। क्लियर। आप अपने हिसाब से भाई, एक दो चीजें होती है, एक मैंने मेरी पूरी मेहनत की और फिर नहीं हुआ, ठीक है समझ आता है भाई, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैंने मेरी मेहनत के अंदर थोड़ी सी कमी रखी और उस वजह से मेरे 2-3 नंबर कम रहे, तो उसमें मेरी गलती है। इस वजह से जिसकी तैयारी कर रहे हो पूरी 100% कर दो, ताकि फिर कल को आपको मलाल नहीं रहना चाहिए कि भाई मेरे और करता तो ये हो जाता। जिस दिन एग्जाम दे के आओ उस दिन ये मन में संतोष रहना चाहिए कि भाई बस मेरे से इससे ज्यादा नहीं होनी थी, मेरे से जितनी होनी थी मैंने उतनी की, इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो नहीं पाती, कर नहीं सकता, मेरी इतनी श्रद्धा थी जितनी मैंने कर दी। क्लियर। तो अपनी लिमिट जितनी है वहां तक जो वो कीजिएगा। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े उसके जस्ट उल्टे लिमिटेशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि भाई ये एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट, एक से ज़्यादा जो फैक्ट होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं, तो लिमिटेशन के अंदर क्या कहेगा कि एक फैक्ट होगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात?
वहां पर हमने लिखा था कि भाई क्वांटिटेटिव डाटा जो है उनको लेता है, तो यहाँ कहेगा क्वालिटेटिव डाटा को नहीं लेता है। समझ पा रहे बात भाई? किसी की बुराई करना कोई मुश्किल बात है क्या? किसी की बुराई करना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली, ये कह रहा है सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट जो है उन्हीं का एनालिसिस करता है, क्वालिटेटिव का तो कर ही नहीं पाता। एग्रीगेट का ही करता है, अकेले डाटा के हिसाब से तो कोई स्टेट्स करता ही नहीं है। स्टेट्स क्या करोगे बेचारे का, लेकिन इसकी लिमिटेशन बता रहा है। नॉट द ओनली मेथड, अभी इसमें क्या होता है जैसे डिस्पर्सन वगैरह में पढ़ोगे तो वहां पर एक ही चीज को कैलकुलेट करने के लिए चार चार मेथड, अब चारों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। समझ पा रहे बात? तो एक मेथड नहीं है। होमोजिनिटी ऑफ डाटा, अब ये तो कह रहा है कि भाई हाइट का कंपैरिजन हाइट के साथ ही करता है, हाइट का कंपैरिजन वेट के साथ नहीं कर पा रहा है। समझ पा रहे बात? होमोजिनिटी ऑफ डाटा, डाटा एक जैसा होना चाहिए। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस मतलब अलग अलग, होमोजेनियस मतलब एक जैसे, कि भाई हाइट हाइट या मार्क्स मार्क्स। अब ये कहेगा कि हाइट और मार्क्स का तो ये बीच में हेट्रोजेनियस, इनके अंदर तो स्टेट्स लगती नहीं है। रिजल्ट आर ट्रू ऑन एन एवरेज, अब ऑन एन एवरेज कैसे, जैसे यहाँ भी बात की तो कि भाई 7.8 से लेके 12.82 तक बीच में रिटर्न रहेगा। हमने कहा 100% श्योर है क्या भाई? उन्होंने कहा कि नहीं, 68.2% चांस है। हमने कहा और बोल, उन्होंने कहा कि 4.36 से 15.64 के बीच होंगे। मैंने कहा 100% है क्या भाई? उन्होंने कहा कि नहीं, 95.4। सर अगर जैसे ये कितने तक जाएगा, मान लीजिए 0 से लेके 100 तक कर ले तो क्या 100% हो जाएगा क्या? नहीं होगा। रीजन क्या है इसमें, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से ये किधर की साइड में जाता है? प्लस इन्फिनिटी। ये लाइन जो है वो अल्टीमेटली इस नीचे वाली लाइन को टच ही नहीं करती, इसके पैरेलल चलती है। अगर आपने देखा हो, मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, लो बजट की मूवी है जिसमें वो सिर्फ आंख से देखता है उसी को मानता है, जिसके अंदर वो कहता है दो पैरेलल लाइन जो है वो, मैथ्स का एक नियम, दो पैरेलल लाइन जो है वो अगर साथ साथ चलती है तो इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। तो इन्फिनिटी पे मिलती है तो वो आदमी कहता है कि भाई मैंने जो आंखों से देखी वही मानता हूँ, तो वो कहता है कि नहीं मिलती, मैं जब तक मैंने देखा नहीं तो मैं कैसे मान लूँ। तो वैसे इसका नियम है कि ये इसके पैरेलल चलेगी लेकिन ये इनको कभी छू नहीं पाएगी, ये हमेशा अधूरा प्रेम रहेगा इन दोनों का, जो साथ साथ चल पाएगा लेकिन कभी मिल नहीं पाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस की इन्फिनिटी तक। अच्छा फंक्शंस बाकी है, वो भी पढ़ेंगे। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में भी प्रूव रॉन्ग, अगर रेफरेंस नहीं है, जैसे आपने सिर्फ एवरेज बता दिया तो एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट किया, उसका क्या मतलब है, तो फिर वो पूरी बात नहीं बता पाएगा। कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट, अब जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही नहीं पता तो क्या वो इसका यूज कर पाएगा क्या? नहीं। और स्टेट्स का मिस यूज करना बहुत पॉसिबल है। अगर कोई डाटा के साथ अच्छे से खेलना सीख जाए और डाटा के साथ अच्छे से झूठ बोलना सीख जाए तो वो उसका बहुत अच्छा खासा फायदा ले सकता है। ओनली मीन्स और नॉट ए सॉल्यूशन, ये कह रहा है कि भाई देख बता दिया कि इसमें 12% होगा, इसमें 14% होगा, लेकिन ये इन्वेस्ट तो नहीं कर रहा है। इन्वेस्ट तो हमें करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा लिमिटेशन के अंदर। कुछ बातें तो बिल्कुल बेचारे की बुराई करनी है तो करनी ही है। क्लियर? फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर देख लेंगे, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ताकि ये नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, या अभी कंप्लीट कर ही लेते हैं, छोटा सा ही है। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट इन नंबर, ये वही बातें कर रहे हैं, कोई नई बात इसमें भी नहीं करेगा। नंबर के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, सिंपल प्रेजेंट करता है, जैसे जो भी डाटा होंगे ना, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा या टेबुलेशन होगा, उस तरीके से ये क्या कर देंगे, सारे प्रेजेंटेशन को स्टेट्स क्या करती, सिंपल कर देती, ताकि आसानी से समझ आ जाए। इन लार्ज इंडिविजुअल नॉलेज और एक्सपीरियंस, एक तो कहा कि महंगाई बढ़ रही है, एक कहा कि 11.7% से महंगाई बढ़ रही है, तो दूसरे वाले के अंदर नॉलेज एक्सपीरियंस उसका बढ़ेगा। अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जानेगा तो उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते वक्त रिस्क को कैलकुलेट कर पाएगा। अगर वो एवरेज कैलकुलेट करना जानता है तो वो रिटर्न कैलकुलेट करना सीख पाएगा, तो वो एफएम के अंदर वगैरह के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, बिजनेस के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। तो एक आदमी का नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ाता है। फैक्ट को कंपेयर करता है, दो क्लासें हैं, एक 30 की ए क्लास है और एक 30 स्टूडेंट की बी क्लास है, मान लीजिए 20 स्टूडेंट की है। इन दोनों के अगर एवरेज नंबर कैलकुलेट करके आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज कंपैरिजन जो मुश्किल था या पॉसिबल नहीं था।
पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर मदद करता है। जैसे भारत के अंदर कोई जैसे सब्सिडी 200 रुपए की गैस सब्सिडी देनी है या नहीं देनी है, इसके ऊपर अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दौड़ के जाना होगा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के पास। उसको कहना होगा प्रभु हम ये सोच रहे हैं कि 200 रुपए की सब्सिडी दे। वो कहेगा किन किन को देना चाहते हैं, हमने कहा कि हम बीपीएल और एपीएल परिवारों को ये 200 रुपए की सब्सिडी देना चाहते हैं। तो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट बताएगा कि हाँ अगर ये देते हो तो उस केस के अंदर आपका इतना खर्चा आएगा, ये आपका फंड के अंदर चेंज आएगा वगैरह वगैरह। क्लियर है। तो कोई भी पॉलिसी बनाते हो तो उसके अंदर ये चीजें जो आपको फायदा देगी। इट हेल्प्स अदर साइंसेज इन टेस्टिंग देयर लॉ। बिजनेस के अंदर कोई लॉ चेक करना है कि क्या ये बात सही है, नियम सही है या नहीं है, किसी भी के अंदर, या इकोनॉमी के अंदर चेंज करना है, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर चेक करना है, कोई भी तरीके की रिसर्च करनी है, तो उस केस के अंदर स्टेट्स आपकी मदद करेगा। चाहे आप कोई वैक्सीन बना रहे हैं तो क्या वो वैक्सीन सही है या नहीं है, तो उसका चेक करने के लिए आपको स्टेट्स की मदद लगेगी। इट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद फैक्ट, जो अपन ऊपर कह चुके हैं, कंपेरिजन। फोरकास्टिंग के अंदर मदद करता है। अगर आप आगे का प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, ये जैसे प्रिडिक्शन नहीं था कि भाई 7.18 से लेके 12.82 के बीच में होगा जिसके चांसेस 68.2%, तो ये क्या है, एक प्रिडिक्शन है, फोरकास्टिंग। इट एनेबल रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, कहाँ पर डाटा जो है वो ज़्यादा है वो बताएगा, और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन कंडेंस्ड फॉर्म, छोटी फॉर्म के अंदर बता देता है। जैसे 30 स्टूडेंट के नंबर लिखे, 5, 7, 15 इस तरीके से। इससे आपको कोई खास बात समझ नहीं आएगी, लेकिन आपने कहा कि इस क्लास के एवरेज मार्क्स जो वो 11 है, तो इसका मतलब क्या है, 11 आउट ऑफ 20, तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये क्लास किस लेवल की है। क्लियर है। उसके बाद में डिस्ट्रक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये वही बात हो गई कि स्टेट्स जो है वो उसका मिस यूज करना बहुत ही आसान है। अगर जैसे मुझे स्टेट्स अच्छी आती है तो उस केस के अंदर मैं डाटा को इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि आगे वाला उसको जो मैं कन्विंस करवाना चाहता हूँ वो मैं कन्विंस करवा सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि इस बार इनकम जो है वो लोगों की 12% बढ़ी, और ऐसा कहा, आप लोगों ने सबने तालियां बजाई। मैंने कहा मेरे राज्य के अंदर इनकम 12% बढ़ी, आपने कहा वाह 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 बहुत बढ़िया, जबकि एक्चुअल के अंदर महंगाई 13% बढ़ी थी। समझ पा रहे। बट स्टेट्स जो है, जो डाटा को सही तरीके से समझेगा वो डाटा के साथ खेल भी सकता है। मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि भाई कैसे होता है। सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट मतलब उसको टेबल वगैरह के अंदर आते हैं, जो कि डाटा कलेक्शन नेक्स्ट अपना टॉपिक वही है। फिर उनको हम एनालाइज करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो इसको चिंता करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट अपना टॉपिक यही है, इसी के ऊपर है। और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस ये भी अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी के ऊपर है कि स्टेट्स में कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं स्टडी की भाई क्या चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद में उससे रिलेटेड जैसे हम चेक करना चाहते हैं कि भाई 30 की उम्र के बाद या फिर शादी के बाद क्या आदमी का वेट जो वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, या शादी के जस्ट बाद में आदमी का जो हेल्थ जो है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं होता है। इस तरीके की हम कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं, या शादी के बाद आदमी खुश रह पाता है या नहीं रह पाता है, इस तरीके की हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने स्टडी तय कर ली क्या स्टडी करना है। फिर उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे, जो भी शादीशुदा लोग हैं उनसे पूछेंगे, बातें करेंगे, उन डाटा को अपन अपने हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे, और फिर हम इन्फ्रेंसेस बनाएंगे कि हाँ एक्चुअल में होता है नहीं होता इस तरीके का, और उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। क्लियर है। तो ये है आपका स्टेट्स का बेसिक चीज़ें। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें और ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सेशन पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों के साथ जरूर जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।